हाय एवरीवन, दिस इज आफ्ताब सिद्दीकी और आज लेकर आ गए हम लोग मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म का लेक्चर नंबर 5, जिसके अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं सोलेनोइड। तो सोलेनोइड क्या है, इसके बारे में डिटेल जानकारी ले लेंगे। उसके वजह से हम लोग मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना सीखेंगे। पहले हम लोग देख लेंगे फाइनाइट लेंथ की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या आ रहा है। उसके साथ साथ जो हम लोग आइडियल सोलेनोइड पढ़ने वाले हैं, जिनकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, वो आइडियल सोलेनोइड का जनरली लेंथ जो होती है वो इनफाइनाइट कंसीडर कर लिया जाता है। ये सारी बात आपको डिटेल में करने वाले हैं। तो पहले जनरली हम लोग बात करेंगे कि अगर ये चैप्टर जो है ये मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म है, इसके अंदर चार्ज मूव करते थे। अगर इससे पहले हम देख चुके हैं कि कोई करंट कैरिंग वायर है, जैसे मान लीजिए कि सिर्फ आप फील कीजिए, फिजिक्स फील का ही मतलब है। तो यहाँ पे अगर कोई मूविंग चार्ज पार्टिकल इसके अंदर मूव कर रही है तो अपने चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं। और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स अगर ड्रॉ किया जाए इसकी वजह से तो ये एक सर्कुलर आता है। तो जिस तरह से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड में देखे थे कि वहाँ पे एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हम लोग फाइंड कर चुके थे, वो कैपेसिटर के अंदर आया था। तो यहाँ भी हम लोग एक नया डिवाइस तैयार करने वाले हैं, जिसको हम लास्ट में इंडक्टर करेंगे। जब नेक्स्ट चैप्टर ऐसे पढ़ेंगे तो उस समय जो है हम लोग इसको इंडक्टर की तरह बिहेव करेंगे। लेकिन अभी क्या है, इसको सोलेनोइड मान लेते हैं। तो सोलेनोइड के अंदर जो होती है मैग्नेटिक फील्ड, जनरली जब आइडियल के बारे में बात करेंगे तो यूनिफॉर्म होती है। आउटसाइड सोलेनोइड के बारे में देखा जाए तो वो मैग्नेटिक फील्ड जो होता है लगभग नियरली जीरो होता है। तो ये सोलेनोइड क्या है, इसको आपको हम सिंपल स्ट्रक्चर समझाने की कोशिश कर रहे हैं। सोलेनोइड एक सिंपल वायर होता है जनरली, कि अगर मान लीजिए कॉपर का वायर मान लेते हैं कि ये कॉपर का वायर है और ये उसके ऊपर इंसुलेटिंग कवरिंग होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो नंगे तार ले लेंगे। तो अगर ये हमारा कोई सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट है, इनके ऊपर में इस तरह से देखिए, इस तरह से वायर को अगर हम वाउंड कर दें तो ये देखिए, ये इस तरह से वायर को वाउंड कर रहे हैं तो ये हमको जो शेप दे देगा सोलेनोइड का हो जाएगा। सोलेनोइड कुछ नहीं है, एक सिंपल सा वायर है जिनको हम लोग सर्कुलर फॉर्मेट में इसको अरेंज कर देते हैं। और ये इसका देख लिया जाए तो इस तरह से ये एक सोलेनोइड का फॉर्मेशन हो चुका है। अब आप देख सकते हैं कि ये एक सोलेनोइड बन चुका है, देख रहे हैं। तो इसी तरह के स्ट्रक्चर को हम सोलेनोइड कहते हैं। तो क्या हुआ कि एक सिंपल वायर को वाउंड कर दिया गया है सर्कुलर फॉर्मेट में, और इसका देखिए तो सभी का एक्सिस भी सेम होगा। तो इसका हम स्ट्रक्चर बनाएंगे अभी, और स्ट्रक्चर की वजह से किस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स होगा ये ड्रॉ करेंगे। और फाइनाइट लेंथ का एक्सिस पे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर चुकेंगे, उसका फॉर्मूला डेरिवेशन करेंगे। साथ साथ हम आपको आइडियल सोलेनोइड के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन देंगे। तो बेसिक बात यही है कि सोलेनोइड का जो इस्तेमाल किया जाता है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड क्रिएट करने के लिए किया जाता है, और ये भी बताएंगे किस तरह से ये स्ट्रॉन्ग फील्ड होता है। तो ये सिंपल स्ट्रक्चर सोलेनोइड का हम बनाने जा रहे हैं। यहाँ पे सोलेनोइड के लिए हम क्या करते हैं, एक सिलेंडर कोई ऑब्जेक्ट के ऊपर वायर को वाउंड कर देते हैं। तो आप देखिए यहाँ सोलेनोइड हेडिंग देने वाले हैं, आप लोग भी साथ साथ देते चाहिए सोलेनोइड। सोलेनोइड का अगर स्ट्रक्चर हम बना कर दिखाएं, जो अभी आपको हम फील कराए थे थोड़ा सा, तो देखिए यहाँ पे एक हम सिलेंड्रिकल कोई एक ऑब्जेक्ट लेते हैं। ये हमारा सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट है। जिस तरह से हमारे हाथ में जो मार्कर, ये भी एक सिलेंड्रिकल शेप का है। इसके ऊपर हम वायर बाउंड कर देते हैं। तो देखिए इस तरह से वायर को बाउंड कर रहे हैं। ये 3D स्ट्रक्चर है, 2D में कर रहे हैं तो सिर्फ आपको सामने वाला ही दिखेगा, पीछे वाला दिख ही नहीं सकता है, बस आप फील कीजिए। तो ये एक सोलेनोइड का स्ट्रक्चर है, इस पर हम क्या वायर को बाउंड कर रहे हैं। ये वायर को हम बाउंड कर दिए हैं। जनरली यहाँ पे देखिए हम इस तरह से सोलेनोइड है। तो सोलेनोइड का दो एंड हमको पता चल चुका है, अभी जो आपको दिखाए थे हम उसी तरह से ये भी लगभग स्ट्रक्चर बन चुका है। तो ये क्या है कि हमारा एक बेस है, इनको बेस कहते हैं, जनरली इनको बेस कहते हैं। और ये बेस जो होता है वो नॉन कंडक्टिंग मटेरियल होता है, इसको ये नॉन कंडक्टिंग होता है, जनरली नॉन कंडक्टिंग। ये एक क्या है कि कंडक्टर वायर इस्तेमाल किया, और वायर जो होना चाहिए ये इंसुलेटेड होना चाहिए, इनके ऊपर कवरिंग होनी चाहिए। अगर कवरिंग नहीं रहेगा तो ये सभी आपस में मिल जाएंगे और सबसे होकर के सेम करंट फॉलो होगा, तो फिर कोई फ़ायदे की बात है नहीं। तो जनरली हम लोग वायर जो यूज करने वाले हैं वो किस तरह से होना चाहिए, इंसुलेटिंग। वायर जो है शुड बी इंसुलेटेड।
ये हमारा एक सोलेनॉइड है। सोलेनॉइड के अंदर देखा जाए तो इसको अगर हम आपको ये शेप को हटा दें, यानी कि बीच का कवरिंग को हटा देंगे, तो कुछ आपको इस तरह से दिखेगा। ये एक हेलिकल स्प्रिंग के फॉर्मेट में आपको दिखने वाला है। ये एक हेलिकल स्प्रिंग दिख रहा है। अगर इसके अंदर हम करंट ऐसे आई भेज रहे हैं, देखिए इससे करंट आई अगर हम भेज रहे हैं, तो कि ये आई उस होकर के जाएगा, ये पीछे से लपेटते हुए ये इस तरह से आएगा। ये सभी वायर के ऊपर इस तरह से ये आई आ रहा है। प्रत्येक कॉइल के अंदर देख रहे हैं तो वही करंट जो आई हम इनसे भेजे हैं, वही करंट आई प्रत्येक कॉइल में घूम रही है। तो ये आई इसको डिनोट कर देते हैं, और ये जो आ रहा है सभी में आई है, और ये इस तरह से आई करंट जितना भेजे हैं उतना निकल जाए। तो हम जानते हैं कि ये करंट कैरिंग कॉइल जो है सो अपने चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे तो एक ये रिंग की तरह दिख जाएगा। अगर देखेंगे तो एक रिंग दिख रहा है, यानी कि एक कॉइल के टर्न को हटा लेंगे तो ये रिंग होगा, और रिंग के अंदर देख रहे हैं तो ये करंट बाहर की ओर आ रही है। तो ये अंदर जा रहा है, ये बाहर आ रही है, और ये अंदर की तरफ जा रहा है। तो यहाँ आपको किस तरह बाहर आता हुआ दिखाई देगा, तो इसको जनरली हम लोग इस तरह से दिखा देते हैं। अगर करंट ये कोई मान के चलिए सर्किल है, अगर सर्किल को इस फॉर्मेट में इसे बेस पे रखे हुए हैं, तो ऊपर से करंट आपकी तरफ आता हुआ दिखाई देगा, और नीचे जो है सो अंदर जाता हुआ दिखाई देगा। तो नीचे जब जाने वाला करंट को हम लोग क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं, और बाहर आता हुआ करंट को डॉट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये करंट बिल्कुल ऊपर देखेगा तो ये बिल्कुल आपकी तरफ आ रहे हैं, और नीचे देखेंगे तो ये अंदर की तरफ जा रही है। तो इनकी वजह से अगर मैग्नेटिक फील्ड देखते हैं, तो ये मैग्नेटिक फील्ड अगर हम देखेंगे तो जैसे देखिए, अगर कोई कॉइल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो इसके लिए राइट हैंड करते हैं, और वो कॉइल के डायरेक्शन जो करंट होता है उसकी तरफ घुमाते हैं, यानी कि अपने राइट हैंड की फिंगर घुमाते हैं। तो ये थंब जो पॉइंट करता है वो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड अगर सेंटर पे देखेंगे तो इसमें तो बिल्कुल ऐसे रहता है, सेंटर पे बिल्कुल स्ट्रेट एक्सिस की तरफ हो जाएगा। और ये इसके ऊपर देखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड तो ऐसे आता है। ये मैग्नेटिक फील्ड एक सर्कुलर लूप सर्कुलर नहीं, क्लोज लूप फॉर्मेशन करता है। तो ये इस तरह से है। अगर हम इसके जस्ट ऊपर वाले पॉइंट पे देखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड जो बनेगा हमारा, ये इस तरह से कुछ बनेगा, और नीचे देखेंगे तो ये इस तरह से बनेगा मैग्नेटिक लूप। ये मैग्नेटिक फील्ड का लूप है। और इसका डायरेक्शन अगर हम दिखाना चाहेंगे तो देखिए, ये लूप की वजह से ये वायर अगर आपको बाहर आता हुआ दिखा जा रहा है, तो ये इस तरह से इसका डायरेक्शन जो हो जाएगा वो कुछ ऐसा हो जाएगा, कुछ ऐसा ही दिखेगा। ये अंदर की तरफ जा रही है तो इसमें करंट जो हो जाएगा ऐसे आ जाएगा। ये एक लूप है, यानी कि इसमें बहुत सारे टर्न है। अगर ये टर्न देखा जाए तो सभी टर्न जो है सर्कुलर कॉइल है। और इसी तरह से यहाँ पे देखा जाए तो इसका सभी का सेंटर क्या है कि इस तरह से हम मिला देंगे तो ये कंसेंट्रिक कॉइल हमको मिल जाएगा। ये सारा क्या है, कंसेंट्रिक कॉइल, कंसेंट्रिक कॉइल है। एक कॉइल को हम यहाँ पे दिखाएं तो एक कॉइल के वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आ रही है वो इस तरह से आता है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन सब आपको आगे बताएंगे, लेकिन बस आप इस तरह से फील कीजिए जिस तरह से वहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़े थे इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स होते थे, और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जब हम पढ़ रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए एक जो लाइन ड्रॉ करते हैं वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स होती है। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स की प्रॉपर्टी है कि ये क्लोज लूप फॉर्म करती है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड क्लोज लूप फॉर्म नहीं करती थी। तो ये मैग्नेटिक फील्ड के बारे में प्रॉपर्टी है। तो इसी तरह से हम सोलेनॉइड के अंदर का मैग्नेटिक फील्ड को देखना चाहेंगे। यह क्या है कि सोलेनॉइड हमारा, और इसी को अगर देखा जाए तो ये क्या हेलिक्स के फॉर्म में बना दिए हैं। ये हेलिकल स्प्रिंग के फॉर्म में है, हेलिकल स्प्रिंग के फॉर्म में। अब इनके बारे में जानिए, इसका काम क्या होता है कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करना। अब मान के चलिए कि अगर हम सिर्फ इसके बारे में देख रहे हैं कि अगर ये एक सर्कुलर कॉइल है तो 3 मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास कर दिया है। अगर इसके बगल में 2 कर दें तो इससे 6 जाएगी, अगर और कर देंगे तो इससे 9 मैग्नेटिक फील्ड लाइन की। जितना नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स होती है उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है। जनरली ये एक कॉइल था, अगर हम यहाँ पे 2 कॉइल ले लें तो जनरली हम यहाँ पे 2 कॉइल लेने वाले। अगर ये 2 कॉइल ले लें तो मान के चलिए इससे पहले वाले से जो 3 जा रही थी अब इससे क्या आ जाएगी, 6 मैग्नेटिक फील्ड जाएगी। तो इससे लगभग 6 मैग्नेटिक फील्ड लाइन जाएगी। तो ये 6 मैग्नेटिक फील्ड लाइन अगर पास कर रही है तो इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड आ रही है इसका इंटेंसिटी ज़्यादा बढ़ रही है। ये सभी मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन इस तरह से है। अगर इसके अंदर करंट का डायरेक्शन ये इस तरह है, अगर ये बाहर की तरफ जा रही है और ये अंदर की तरफ, ये करंट है
तो ये क्वाइल भी, तो इनमें भी सेम करंट फॉलो होगा, तो ये भी इस तरह से आ रही है और इसमें भी इस तरह से आ रही है, तो ये करंट डायरेक्शन है। तो इसी के फॉर्मेट में अगर हम इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स देखना चाहेंगे तो हम यहाँ पे ड्रॉ करने वाले हैं। अब देख लीजिए यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स जो आएगा, तो जनरली हम सिर्फ क्वाइल को, आप बेस नहीं दिखाएंगे, सिर्फ हम क्वाइल को उठा रहे हैं। तो ये क्वाइल जो कुछ आएगा ये बिल्कुल इस तरह से कुछ आने वाला है। ये क्वाइल जो आएगा ये इस तरह से कुछ आएगा हमारा, ये इस तरह से क्वाइल आएगा। ये क्वाइल के अंदर अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन को देखेंगे तो एक्सिस पे बिल्कुल पैरेलल होगा, एक्सिस पे जो होगा वो बिल्कुल पैरेलल मैग्नेटिक फील्ड होगा। अगर हम डायरेक्शन निकालना चाहेंगे इस पर, तो देखिए अगर हम चाहें तो इसको, ये कर्ल है तो इस तरह से जो डायरेक्शन इस तरफ का है, अगर करंट हम ऐसे आ रहे हैं, अगर अंदर से भेजे, मतलब ये करंट ऐसे जा रहा है, ये करंट ऊपर आ रहा है, ऊपर की तरफ आ रहा है, अगर ऐसे करंट को भेजे, ऐसे करंट को भेज रहे हैं तो इसका डायरेक्शन इस तरफ जा रहा है। अगर इसका लूप को इस तरह करेंगे तो यही से जाएगा। देखिए करंट अगर हम भेज रहे हैं इस तरह से, देखिए इस तरह से करंट फ्लो हो रही है, ये करंट ऐसे गया फिर ऊपर आया, ऊपर से आपकी तरफ जाएगा। अगर नीचे से देखिएगा तो ये अंदर की ओर जा रही है। तो इसको अगर हम राइट हैंड के फिंगर को कर्ल करेंगे तो थंब जो पॉइंट करेगा, अगर सर्कुलर क्वाइल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड अगर आपको निकालना है तो किसी क्वाइल में जो करंट फॉलो हो रही है, अगर उस करंट के डायरेक्शन में आप अपने फिंगर को कर्ल करेंगे तो जो थंब पॉइंट करेगा वो डायरेक्शन होगा मैग्नेटिक फील्ड का। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन उसी तरह से निकाल लिए हैं। अगर करंट को रिवर्स कर देंगे तो कुछ नहीं, डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा। तो पहले हम बता रहे हैं कि डायरेक्शन किस तरह से निकाल रहे हैं, उसके बाद हम लोग इसका डेरिवेशन कर करके इसका मैग्नेटिक फील्ड क्या, मैग्नीट्यूड वैल्यू जो आएगा वो बताएंगे। तो ये देख लिए, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो आएगी यहाँ से बिल्कुल स्ट्रेट आएगा। अगर बीच में एग्जैक्ट देख रहे हैं, ये बीच में ही समझ लीजिए कि ये मिडिल में तो इस तरह से आएगा, और नीचे देखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरह से आता है। अगर ऊपर देखेंगे तो कुछ इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स आता है। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स हैं। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स किसको रिप्रेजेंट करता है? मैग्नेटिक फील्ड को। तो ये हमारा सोलेनोइड है। चाहिए इसको और फिल करने के लिए हम लोग इसके अंदर क्या करते हैं कि इसको, ये पूरे सोलेनोइड है, इस तरह से कॉइल दिया हुआ है, इसके बीच से काट करके देखते हैं। इसको मान लीजिए कि एक चाकू लेकर बीच से काट दिए हैं, तब आपको कैसे फील होगा। तो हम यहाँ से इसको मिटा रहे हैं, इसको दिखाने वाले हैं कि अगर हम बीच से काट देंगे तो किस तरह से दिखेगा। देखिए अब हम आपको इसका आधा पोर्शन ही दिखाने वाले हैं। अगर आधा पोर्शन आपको हम दिखाने की कोशिश करेंगे तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा। ये इस तरह से दिखेगा। अगर इस वायर को बाउंड किए हैं तो यहाँ से आपको करंट बाहर की ओर आता हुआ दिखाई देगा। यहाँ से करंट बाहर की ओर आता हुआ दिखाई देगा। ऊपर से, ऊपर देख रहे हैं तो ये करंट आपकी तरफ आ रहा है। अगर नीचे देखेंगे तो करंट क्या अंदर की तरफ जाएगा। ये करंट अंदर की इनवर्ट जा रही है। तो इसके मिडिल में मैग्नेटिक फील्ड को देखें तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है, इस तरह से था बिल्कुल सेंटर में। इसके सेंटर पे देखेंगे अगर एक्सिस से होते हुए ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन बिल्कुल पैरेलल जा रही है, ये बिल्कुल पैरेलल जा रही है। और नीचे देखें थोड़ा सा तो ये कुछ इस तरह से कर्वेंड हो रहा था। और ऊपर देखें तो कुछ इस तरह से हो रहा था। ये फाइनाइट लेंथ सोलेनोइड है। अभी जो बात कर रहे हैं फाइनाइट लेंथ के लिए, तो अगर इसको लिखना चाहेंगे तो ये क्या है, फाइनाइट लेंथ सोलेनोइड है। इनफाइनाइट पे हम आएंगे, जिसको आइडियल सोलेनोइड कहते हैं। पहले आप जनरल केस समझ लीजिए, उसके बाद हम बताएंगे। तो अगर इनके वजह से अगर मैग्नेटिक फील्ड देखना चाहेंगे तो यहाँ पे देखिए मैग्नेटिक फील्ड इसकी वजह से ड्रॉ करना चाहते हैं तो ये करंट आपकी ओर आ रही है। अगर आपकी ओर आ रही है तो करंट कैरिंग कॉइल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड, करंट कैरिंग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड किस तरह निकालते थे, राइट हैंड थंब के लिए उसका भी इस्तेमाल करते थे कि राइट हैंड के थंब को रखते थे करंट की डायरेक्शन में और फिंगर को जो कर्ल करते तो वो कर्ल करने के बाद क्या एक सर्कुलर शेप बनता है। और वही सर्कुलर शेप के फॉर्मेट में, जैसे कि आप मान के चलिए ये करंट कैरिंग वायर है, इसको फील कीजिए सिर्फ, ये तो मान के चलिए कंडक्टर, ये तो एक मार्कर है लेकिन हम इसको वायर मानते हैं। ये करंट अगर ऊपर की ओर जा रही है तो थंब को रख रहे हैं ऊपर की डायरेक्शन में, तो ये इस तरह से कर रहे हैं। तो एक आपको दिख रहा होगा कि ये सर्कुलर फॉर्मेट में आ रहा है। तो ये करंट बिल्कुल आपकी तरफ जब बढ़ रही है, ये करंट आपकी तरफ बढ़ रही है, तो इसको अगर हम यहाँ पे बाउंड कर रहे हैं तो देखिए कि एक सर्कुलर शेप दिखेगा। अगर डायरेक्शन देखेंगे तो डायरेक्शन भी इसी तरह से आ जाएगा। तो यहाँ से अगर इसके बनाना चाहेंगे
तो इससे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरफ बनेगा और डायरेक्शन क्या है तो इस तरफ हो जाएगा, ये हो जाएगा। सेम इसके वजह से भी देखेंगे तो ऐसे ही आएगा और इसकी वजह से भी देखेंगे तो इस तरह आएगा। लेकिन दो मैग्नेटिक फील्ड आपस में टच नहीं कराएंगे क्योंकि एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करता। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी होती है कि वो कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। और ये इस तरह से आ जाएगा बिल्कुल, ये थोड़ा टच हो गया है तो आपको बस मानना है कि ये टच नहीं हुआ। अगर देखेंगे तो इस डायरेक्शन में ऐसे आएगा, सॉरी इसका डायरेक्शन इस तरफ है और इसका इस तरफ। अगर हम इसको बीच में अगर देखना चाहेंगे, अगर फील कीजिए इस तरह से यहाँ पे भी अगर देखना चाहेंगे तो यहाँ से ऐसे आ जाएगा। डायरेक्शन लगा देंगे, पहले हम इसका लूप बना देते हैं, उसके बाद डायरेक्शन को दिखा देंगे। अब ये करंट अंदर की ओर जा रही है, ये करंट अंदर की ओर जा रही है, तो फील कीजिए करंट जब अंदर की ओर जा रही है तो इसका डायरेक्शन जो है सो आपको हैंड दिख रहा है किस तरफ मुड़ रही है, ये ऐसे मुड़ रही है क्लॉकवाइज में, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन इसका हो जाएगा। ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो रहा है, ये क्लॉकवाइज जा रही है। थोड़ा सा इसको और अच्छी तरह से हम देखते हैं तो देखिए कि अगर आप देखना चाहेंगे तो आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड यानी कि अंदर की ओर, अगर ये बड़ा सा शेप है, ये बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है, तो इस तरह से देखिए कि ये मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन और ये दोनों का अपोजिट डायरेक्शन है। अगर इसी को हम मान लें कि ये बहुत ही लंबा लेंथिंग वायर है और इसके अंदर अगर रियलिटी में देखा जाए तो एक छोटे से वायर के ऊपर बहुत सारा टर्न इसी के ऊपर होते हैं, इसी के ऊपर बहुत सारा टर्न्स होते हैं, ऐसे ऐसे कर करके, ऐसे ऐसे करके बहुत सारा टर्न्स होते हैं। और ये मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन देखिए कि ये ऊपर की ओर मान के चलिए ये इस तरफ दिखा रहा है और ऊपर इस तरफ दिखा रहा है। अगर जब बहुत ही नज़दीक हो, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन दिखा रहा है कि ये दोनों अपोजिट है। अगर अपोजिट है तो देखिए बाहर एक दूसरे को ये कैंसिल करना चाह रहा है, ये एक दूसरे का, अगर ये मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन इस तरफ है नीचे वाले की वजह से और ऊपर वाले की वजह से ऊपर की तरफ है, उस तरफ सेकंड तरफ है, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट दिख रहा है। अगर इस लेंथ को अगर हम क्या ये इस डायमीटर को, अगर इनके बीच का डायमीटर यानी रेडियस कुछ है, इसको रिड्यूस करते चले जाएंगे, रिड्यूस करते करते तो देख रहे हैं कि ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अपोजिट ये बता रहा है कि बाहर मैग्नेटिक फील्ड कैंसिल होने वाला है। और इनसाइड देखिए, इनसाइड दोनों का डायरेक्शन सेम है, इनका डायरेक्शन भी और इनका डायरेक्शन भी, ये दोनों डायरेक्शन सेम है। तो कहीं ना कहीं ये एक दूसरे को सपोर्ट कर रहा है। अगर आउटवार्ड यानी कि सोलेनॉइड के अगर बाहर देख रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को अपोज करना चाह रहा है। ये सिर्फ डायरेक्शन है, ऐसे नहीं कि ये यहाँ पे वहाँ पे, बस फील कीजिए कि दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है। अगर अपोजिट डायरेक्शन में रहता है ये दोनों वेक्टर क्वांटिटी एक दूसरे को कैंसिल करना चाहेगा। तो बस आपको हम बता दें कि यहाँ से आपको पता चल रहा होगा कि बाहर जो मैग्नेटिक फील्ड आने वाला, अभी तो ये फाइनाइट लेंथ लिए हैं, जब इनफाइनाइट लेंथ हो जाएगा, जो अभी आपको हम एग्जाम्पल दिखाए थे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि एक दूसरे को बाहर आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड को वो कैंसिल कर देते हैं। जनरली जब हम आइडियल सोलेनॉइड के बारे में बात करेंगे तो आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड नेग्लिजिबल होता है, यानी कि जीरो मान लेते हैं, और इनसाइड जो मैग्नेटिक फील्ड होता है बहुत ही ज़्यादा डोमिनेंट होती है और वो हाई होती है। तो ये इस तरह से आपको दिख रहा है। तो ये अगर एक लूप की वजह से दिखाना चाहेंगे हम, जो भी पहले भी दिखा चुके थे, तो अभी फिर से दिखा देते हैं कि अगर इसके अंदर एक टर्न को हटा ले, एक टर्न को ले लें, तो एक टर्न क्या हमारा एक सर्कुलर लूप है, और ये सर्कुलर लूप आपको कुछ इस तरह से फील हो रहा होगा, ये इस तरह से। तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन अगर देखेंगे तो सेंटर पे बिल्कुल इस तरह से है, क्योंकि करंट अगर इस पर बाहर की ओर आ रहा है और ये अंदर की ओर आ जा रहा है। अगर ऊपर से देखेंगे तो ये आपकी तरफ आता हुआ दिखेगा, और नीचे से देखेंगे तो इस तरफ आता है। तो ये है। तो अब हमको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है एक्सिस ऑफ सोलेनॉइड, यानी कि ये एक्सिस जो दिख रहा है कि ये इस पे डायरेक्शन। अब डायरेक्शन के बारे में चिंता आपको कुछ नहीं करना है, डायरेक्शन आपको पता चल चुका है। डायरेक्शन निकालने के लिए राइट हैंड पाम रूल को इस्तेमाल करना है। करंट के डायरेक्शन में अपने फिंगर को कर्ल करेंगे। करंट के डायरेक्शन में अगर ये कोई कॉइल है, अगर जैसे मान लीजिए ये कॉइल घूम रही है, अगर करंट अगर ऐसे ऐसे घूम रहा है तो ऐसे करेंगे। मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन जो थंब पॉइंट करेगा ये मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन हो जाएगा। अगर करंट इस तरफ मूव कर रहा है, अगर ऐसे 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 मूव कर रहा है, जैसे कि वाइड की इस तरफ से मूव कर रहा है, तो हम इसको ऐसे करेंगे तो ये इस तरफ से मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन हो जाएगा। तो ये इतना बात हम आपको सिर्फ डायरेक्शन के बारे में बताना चाह रहे थे कि किस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइन आती है और ये मैग्नेटिक फील्ड किस तरह से है। इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म होता है जो आपको हम बता देते हैं अभी। मैग्नेटिक फील्ड का कुछ लेंथ, ये सोलेनॉइड का कुछ लेंथ होता है। इस लेंथ को जनरली हम
एल से रिप्रेजेंट कर दें, स्मॉल एल या कैपिटल कुछ भी कर सकते हैं। और टोटल नंबर ऑफ टर्न्स जो होते हैं इसके अंदर एन होते हैं, कैपिटल एन से मानते हैं, ये कैपिटल एन है, ये टोटल नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं। इन्हीं से मिलता जुलता एक बहुत ही फेमस टर्म हम यहाँ पे बताने जा रहे हैं, इसलिए कि यहाँ पे जगह कम है। तो ये एन एक स्मॉल एन होता है। स्मॉल एन अगर निकालना चाहेंगे तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ये टोटल नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, इसी को कहते हैं नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। पर यूनिट लेंथ में जो टर्न्स होती हैं उसको स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं, पर यूनिट लेंथ। इतनी बात आपको क्लियर हो गई है। अब हम जा रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड का डेरिवेशन करने के लिए। पहले फाइनाइट लेंथ की वजह से निकालेंगे। कहाँ पे निकालना हमको? इस एक्सिस पॉइंट पे। एक्सिस पे हमको पी पॉइंट कंसिडर कर लेंगे, यानी कुछ भी कंसिडर करते हैं, जनरली पी पॉइंट से हम लोग चलते हैं। तो पी पॉइंट कंसिडर कर लिए हैं और आप देख रहे हैं कि जो सोलेनॉइड है, सोलेनॉइड के अंदर क्या है कि ये सर्कुलर टर्न है, क्या कि सर्कुलर कॉइल है। और सर्कुलर कॉइल की वजह से कि हाँ हमको निकालना है एक्सिस पे, मान लीजिए इसी पॉइंट पे निकालना है। तो आपको कुछ फील आ रहा होगा कि ये कहीं करंट कैरिंग सर्कुलर लूप की वजह से एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड तो नहीं निकालना पड़ेगा। बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं। अगर ऐसा सोच रहे हैं तो, अगर नहीं सोच रहे हैं तो आप सोचिए कि ये बहुत सारे कॉइल क्या है, एक सर्कुलर लूप है। सर्कुलर लूप के हमको एक्सिस मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। तो इतना आप चाहे तो लिखना चाहे तो लिख सकते हैं इसको। लिख लिए? चलिए हम लोग अब मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने वाले हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना हम लोग को एक्सिस पे। तो हेडिंग देना है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सोलेनॉइड। कहाँ पे निकालना है? ऑन द एक्सिस पे। ये एक्सिस पे निकालना है, ऑन द एक्सिस ऑफ सोलेनॉइड। तो पहले चलिए मैग्नेटिक फील्ड का डेरिवेशन देखते हैं। तो सोलेनॉइड का हम लोग पूरे नहीं दिखाने वाले हैं, आधा पोर्शन को ही दिखाए थे। जो अभी आपको इससे पहले दिखाए कि आधा पोर्शन को अगर देखेंगे चाकू से 20 से कट करते हैं तो ऊपर से देखते हैं करंट आपकी तरफ आता हुआ दिखाई दे रहा है, और नीचे देखते हैं तो इनवर्ट की तरफ जा रहा है। तो हम यहाँ पे कुछ ऐसा ही कंस्ट्रक्शन करने वाले हैं। ये फाइनाइट लेंथ है। फाइनाइट लेंथ कहेंगे तो इसमें जो इसका डायमीटर होता है वो लगभग इनके लेंथ के कंपेरेबल होता है, यानी कि 2 गुना 3 गुना 4 गुना हो सकता है। ऐसा नहीं कि उसे 10 गुना 20 गुना हो जाएगा। 10 गुना 20 गुना का डायमीटर के रिस्पेक्ट में अगर लेंथ आ रहा है तो उस समय हम लोग आइडियल सोलेनॉइड कंसिडर कर लेते हैं। और आइडियल सोलेनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होते हैं वो यूनिफॉर्म होते हैं। अभी आपको फील्ड दिला देंगे। तो अभी हम सिर्फ फाइनाइट लेंथ को देख रहे हैं। ये बोर्ड के एग्जाम में तो इनके बारे में कुछ नहीं होती, कुछ नहीं कहा जा सकता है, लेकिन ये कंपटीशन के एग्जाम में अगर देखा जाए तो ये यहीं से क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन यहीं से आते हैं। तो ये बॉन्ड क्या हुआ? तो ऊपर अगर आप देखिएगा तो करंट आपकी तरफ आता हुआ दिखाई देगा। तो हम इसको ये सर्कुलर टर्न के अंदर कोई एक पॉइंट दे देते हैं जो फील करा रहा है कि ये करंट आपकी तरफ आ रही है, ये करंट आपकी तरफ आ रही है, ये इस तरह से। और नीचे देखेंगे तो क्रॉस ये इनवर्ड जा रहा है करंट, और इनवर्ड जा रहा है करंट। और इसका डायरेक्शन भी अगर आप देखना चाहें तो डायरेक्शन को फील कर सकते हैं कि ये करंट के अंदर जो करंट फॉलो हो रही है, यानी कि ये सोलेनॉइड के अंदर। तो ये सोलेनॉइड अगर देख रहे थे कौन सा लेंथ के लिए कर रहे हैं हम लोग? फाइनाइट लेंथ के लिए। अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है तो यहाँ पे लिख देते हैं डेरिवेशन अभी फाइनाइट लेंथ के लिए। अब इसमें फाइनाइट लेंथ में होती है कि जनरली रेडियस कहिए चाहे डायमीटर कहिए, डायमीटर उनके लेंथ के रिस्पेक्ट में कंपेरेबल होता है। तो टोटल नंबर इसमें लेंथ मान लेते हैं कि ये इसका लेंथ जो है वो L है।
स्मॉल एल, और टोटल नंबर ऑफ टर्न्स n है। ये टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इसके अंदर n है। तो हमको निकालना है इनके एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड, तो इनका एक्सिस कहीं बीच में होगा, इनका एक्सिस किसी बीच में होता है। इस एक्सिस पे एक हम P पॉइंट कंसिडर कर लेते हैं, ये P पॉइंट हुआ। थोड़ा इस P पॉइंट को यहाँ पे, ये एक P पॉइंट है। इस P पॉइंट पे पूरे सोलेनोइड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड हमको चाहिए। ये क्या एक्सिस पे कहा लिखे थे ना, ऑन द एक्सिस ऑफ सोलेनोइड, और ये P पॉइंट हमारा एक्सिस के ऊपर ही है। तो अगर आप इसको देखिएगा गौर से, तो यह आपको इस तरह से दिखेगा कि एक कोई सर्कुलर क्वाइल है, और ये सर्कुलर क्वाइल एक नहीं बहुत सारा है, बहुत सारा क्वाइल है। तो इनके एक्सिस पे, इनका एक्सिस पे, और इनका रेडियस जो दिया हुआ है वो मान लीजिए आपको r दिया हुआ है, रेडियस r दिया हुआ है, लेंथ l दिया हुआ है। तो पता चल चुका है कि यहाँ से हम आप लोग क्या करते हैं, बिल्कुल ये एक रिंग है। अगर देखा जाए तो ये क्या होता है, बहुत सारे रिंग से मिलकर के एक सोलेनोइड का फॉर्मेशन होता है, और सभी का एक्सिस सेम है, तो कंसेंट्रिक कहते हैं। तो अगर देखें तो एक क्वाइल, दो क्वाइल, इसके बगल में तीन क्वाइल जानेंगे, बहुत सारे क्वाइल आता रहेगा, और एक की वजह से हम लोग निकाल लेंगे, तो बात है कि सबकी वजह से निकालने का हमको कुछ हिंट मिल जाएगा। तो यहाँ से देखते हैं, यहाँ से करते हैं क्या कि हम लोग x डिस्टेंस पे एक dx का एलिमेंट कट करते हैं। ये x डिस्टेंस हो गया है। यहाँ पे dx जब एलिमेंट करेंगे तो एलिमेंट के अंदर जो आने वाला है वो सर्कुलर रिंग ही आएगा। तो यहाँ से एक हम dx लेंथ पे dx एलिमेंट कट कर लें, ये dx एलिमेंट कट कर लें, ये आपका इसी तरह से हो जाएगा। मान लिए कि ये इसका लेंथ जो है वो dx यहाँ पे दिखा दिया है। ये dx एलिमेंट जो कट किए, इसके अंदर भी क्या आएगा, एक सर्कुलर क्वाइल ही आने वाला है। और ये आपको दिखा दिया हम इस तरह से, एक बार चॉकलेट की तरह दिख रहा है, लेकिन ये चॉकलेट की तरह बिल्कुल चॉकलेट है नहीं, ये क्या बहुत सारे रिंग हुआ है। तो इसमें कम से कम 5, 7, 8 रिंग तो आ ही सकता है। तो एक रिंग की वजह से हमको मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे निकालने का, अगर इसका रेडियस आपको पता है कि रेडियस r है, डिस्टेंस x है, और यहाँ से आपको पता चल गया कि ये P पॉइंट है, तो इस P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए आप जानते हैं इसका फार्मूला क्या है कि ये करंट कैरिंग लोब की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो आता है उनके एक्सिस पे, उनका फार्मूला डेरिवेशन कर चुके हैं। अगर आप चाहें तो इसका लेक्चर नंबर 3 मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म का लेक्चर नंबर 3 में इसका डिटेल के बताए हैं, उसका डेरिवेशन भी अच्छी तरह से किए हैं, कैसे है नहीं है। तो हम यहाँ पे सीधा फार्मूला लिखेंगे और उसके बाद उसका इस्तेमाल करके यहाँ से हम कर लेंगे। तो चलिए देखिए, उसको वहाँ पर चलेंगे तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्या है कि B है। तो ये B जो होता है वो म्यू नॉट I, अगर इससे करंट I फॉलो हो रही है, इसका रेडियस R है, तो म्यू नॉट I R स्क्वायर डिवाइड बाय 2x स्क्वायर R स्क्वायर का पावर 3/2 होता है। ये मैग्नेटिक फील्ड आते हैं ऑन द एक्सिस ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप की वजह से। तो ये सर्कुलर लूप के बहुत सारा एलिमेंट है। तो ये क्या है कि एक एलिमेंटल रिंग हम कट कर लिए dx लेंथ पे, ये है हमारा एलिमेंटल रिंग, ये एलिमेंटल रिंग है। अब इस एलिमेंटल रिंग के अंदर एक टर्न के इससे कितना करंट फ्लो हो रही है, एक टर्न से देखा जाए तो I करंट फ्लो होती है। तो ये एलिमेंटल टर्न, तो इसके अंदर 5-7 टर्न आ ही गया होगा, तो हम मान लेते हैं कि इसका इफेक्टिव करंट जो है सो वो I डैश है। ये I डैश क्या है, इसके अंदर इफेक्टिव करंट, इफेक्टिव करंट इसके अंदर माने, यानी कि इनका अगर देखा जाए तो ये इसको आप मिला दिया जाए, इसको जनरली स्मॉल r कहते हैं, और ये कैपिटल R है तो ये भी कैपिटल R आ जाएगा। तो ये बिल्कुल आपको वैसा ही दिख रहा होगा, लेकिन यहाँ पे क्या सिंगल एक क्वाइल है, यहाँ पे 4-5-7 क्वाइल आ गया होगा इसके अंदर, तो कुछ भी हो सकता है। तो हम लोग क्या इस एलिमेंटल रिंग की वजह से पहले P पॉइंट मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेंगे, और इसी तरह से एलिमेंटल रिंग मान के चलिए यहाँ से कट करते 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 यहाँ तक अगर आएंगे तो टोटल क्वाइल कवरेज, मतलब टोटल सोलेनोइड के अंदर जितने भी रिंग है सभी आ जाएगा। तो देखिए पहले हम इस पॉइंट पे निकाल लिए हैं, एक जनरल पॉइंट पहले कंसिडर करते हैं, उसके बाद लिमिट लगा करके हम लोग मान लेते हैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक कट कर लिए। तो कुछ ऐसा ही करने वाले हैं। P पॉइंट पे पहले एलिमेंटल
रिंग के वजह से, जो एलिमेंटल रिंग जो कंसिडर करें इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड आएगा। छोटे से पार्ट के लिए क्या आ जाएगा, डीबी आ जाएगा। तो यहाँ से हम लोग डीबी कंसिडर करने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी पे निकालना हमको, ड्यू टू ये एलिमेंटल रिंग की वजह से, ड्यू टू एलिमेंटल रिंग। इस छोटे से रिंग की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो आएगा उसको हम लोग डीबी कंसिडर कर लेते हैं। तो यहाँ से डीबी आ जाएगा। तो बिल्कुल ऐसे ही फॉर्मूला में म्यू नोट तो म्यू नोट ही रहेगा, जहाँ पे आई है वहाँ पे आई डैश आ जाएगा। म्यू नोट आई डैश आर स्क्वायर डिवाइड बाय 2x स्क्वायर आर स्क्वायर का पावर 3/2। ये एलिमेंटल रिंग की वजह से हमको मैग्नेटिक फील्ड आ चुका है। अगर हमको चाहिए कि टोटल सोलेनोइड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड पी पॉइंट पे, तो हम लोग लिमिट लेने वाले हैं। यहाँ से आप देखिए थोड़ा सा हम कलर अलग कर देते हैं, रेड मार्कर, जस्ट एक मिनट, चलिए ब्लैक से दिखा देते हैं, ब्लैक से ब्लू से देखते हैं। तो पहला जो एलिमेंट हम लोग कट करेंगे, अगर जनरली यहाँ से देखते हैं कि पहले हम इसको देखिए लिमिट जो ले रहे हैं, ताकि इस तरह से लेते हैं कि आगे फॉर्मूला जाएगा हमारा स्टैंडर्ड आएगा। अगर इस थीटा को लेंगे तो कॉस के फॉर्मेट में आ जाएगा, और हम यहाँ से थीटा जो कंसिडर करेंगे, अभी ये एक्स के टर्म में दिख रहा है, लेकिन अभी चलिए इसको हम थीटा टर्म में देंगे। तो जनरली हम इसको थीटा मानेंगे, इसको थीटा कंसिडर करेंगे। अगर ये थीटा है तो ये 90 प्लस थीटा आ जाएगा। तो कहाँ से कवर करना स्टार्ट करेंगे हम लोग एलिमेंट को, यहाँ से ले करके, मानते पहला जो हमारा थीटा आएगा यहीं से स्टार्ट करेंगे। पहला थीटा जो आएगा हमारा, ये इस तरह से यहाँ से स्टार्ट करेंगे और इसको -θ2 कंसिडर करेंगे। ये आपको थोड़ा जान करके हैरानी होगी। थोड़ा सा देखिए यहाँ से हम किस तरह से करने वाले हैं, कि ये करने वाले हैं ऐसे। देखिए जनरली एंगल जो मेजर करते हैं एंटी क्लॉकवाइज में पॉजिटिव रखते हैं और क्लॉकवाइज में नेगेटिव करते हैं। अगर ये फिगर आपको हम ऐसा दिखा दें इस पॉइंट पे, तो ऊपर वाला जब हम जाते हैं, जैसे क्या कि नीचे, अगर इससे ऊपर चलते हैं तो हम लोग +θ लेते हैं, पता चल रहा होगा, और जब नीचे चलते हैं तो -θ लेते हैं। तो इसी तरह से अगर हम यहाँ इस तरफ चल रहे हैं, अगर क्या है एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो +θ लेंगे, और जब क्लॉकवाइज चलेंगे तो -θ लेंगे, पता चल रहा है। तो इसी तरह से अगर हमारा ये पॉइंट का लिमिट जब लेने वाले हैं, यहाँ से हम लिमिट जब लेंगे यहाँ से, तो पहले ये यहाँ से इस तरफ एंटी क्लॉकवाइज में ले लेंगे, तो इसको -θ2 कंसिडर करेंगे। बस फील कीजिए, आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हम इस तरह से -θ लेते हैं। अगर इस तरफ अगर हम लेते हैं यहाँ से लेकर मान से यहाँ जाएगा, तो ये इसको मान लेते हैं θ1, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो एक को पॉजिटिव एक को नेगेटिव तो लेना ही पड़ेगा। तो हम क्लॉकवाइज को पॉजिटिव कंसिडर किए हैं और एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव, क्योंकि प्रथा चलती आ रही है कि अगर इस तरह से अगर होता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, एंटी क्लॉकवाइज में चलते हैं तो +θ कंसिडर करते हैं, जब क्लॉकवाइज में चलते हैं तो माइनस। ये सदियों से आता चल रहा है, तो हम लोग इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते हैं। तो सबका मानने का अजम्पशन है, तो इसलिए हम लोग जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज में जब चले हैं तो प्लस कंसिडर कर रहे हैं, और जब क्लॉकवाइज में चलेंगे तो माइनस। तो यहाँ से थीटा का लिमिट जो हम लोग करने वाले हैं, पहले ये थीटा लिमिट यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये यहाँ से लेकर के इस पॉइंट तक, ये थोड़ा सा अलग, यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो होगा उसको हम -θ2 कंसिडर करेंगे, पता चल रहा है। और यहाँ से लेकर के ये पॉइंट तक, ये क्लॉकवाइज चल रहा है, तो इसको +θ1 कंसिडर करेंगे। ये क्यों नहीं थीटा है, तो चलिए, तो हमारा काम क्या है कि पहले इसको फॉर्मेट में लाएं, डीबी को इंटीग्रेट करके पूरे मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड करना है। अब इनका काम नहीं है, बस आपको फील आ गया होगा किस तरह से किए हैं, तो इसको भी मिटा देते हैं, क्योंकि डेरिवेशन जो आने वाला है थोड़ा सा कैलकुलेटिव पार्ट आएगा। तो सबसे पहले हमारा काम क्या कि ये आई डैश को निकालना। तो कैलकुलेशन ऑफ आई डैश कर रहे हैं हम, पहले यहाँ पे देखिए कैलकुलेशन ऑफ आई डैश कर रहे हैं।
तो अगर चाहें तो इसको हम लिख सकते हैं कैलकुलेशन ऑफ आई डैश का कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो आपको पता है कि यहाँ पे जब एक यूनिट लेंथ होता है, क्योंकि यहाँ पे स्मॉल n एक होता है, बताए थे शुरू में, n/l को कहते हैं स्मॉल, ये नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ होता है, n जो होता है वो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है। अगर चाहें इसको तो यहाँ पे लिख भी सकते हैं, n क्या है हमारा नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, यानी कि यूनिट लेंथ में जो होती है वो n टर्न होते हैं। अगर यूनिट लेंथ है तो कितना टर्न होता है, n टर्न्स होती है। यूनिट लेंथ में अगर n टर्न्स है तो dx लेंथ में कितना हो जाएगा, क्योंकि हमारा जो ये लेंथ है वो dx ही है, इसी के अंदर ना एलिमेंट आया है, तो ये dx लेंथ में हो जाएगा n dx टर्न्स। पता चल रहा है। अब देखिए एक टर्न के अंदर बताया था कि जो करंट फॉलो हो रही है वो आई होती है, तो एक टर्न के अंदर करंट जो फॉलो हो रही है, एक टर्न के अंदर करंट कितना फॉलो हो रही है, तो आई करंट है। हमारे पास टोटल नंबर ऑफ टर्न्स क्या है, एन डी एक्स टर्न है, तो एन डी एक्स टर्न में क्या होगा करंट, एन डी एक्स इंटू आई हो जाएगा। तो एन डी एक्स टर्न्स में कितना जाएगा करंट, एन डी एक्स आई करंट होगा। पता चल गया। तो अब हमारा आई डैश, यही ना आई डैश है, क्योंकि ये एन डी एक्स टर्न है, तो आई डैश जो हमारा आ चुका है वो आ चुका है एन डी एक्स आई। ये किस तरह से आया आप लोग अभी देख लिए हैं। तो यहाँ पे आई डैश जो है हम क्या करने वाले हैं, एन डी एक्स आई लिखेंगे। तो यहाँ पे डी बी इक्वल टू जो हमारा आ जाएगा, डी बी इक्वल टू म्यू नॉट एन डी एक्स आई। चलिए इसको ब्रैकेट में कर देते हैं, इसलिए कि आई डैश की जगह पे आया है, और ये आर स्क्वायर डिवाइड बाय 2, ये एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और ये आर स्क्वायर का पावर 3/2 है। तो अब यहाँ पे आपको दिख रहा है कि हमको थीटा कहीं पे टर्म नहीं नज़र आ रहा है, तो इस थीटा को हम लोग ढूंढने की कोशिश करेंगे। पहले चलिए इसको हम क्या है इंटीग्रेट करते हैं। तो इंटीग्रेट पहले क्या करना है, इंटीग्रेट इसी तरह से डी बी हमको बी चाहिए, बी नेट चाहिए, तो बी नेट के लिए हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे। और इसको इंटीग्रेट करने का काम क्या कहे थे, इसको -θ2 पहले कट करना स्टार्ट करेंगे, यहाँ से -θ2 से कट करते 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 +θ1 तक चलेंगे। तो लोअर लिमिट जो हमारा आ रहा है वो -θ2 और अपर लिमिट जो है वो +θ1 है। तो अपर लिमिट को +θ1 है तो उसको सिर्फ θ1 लिखेंगे। तो अगर इनको लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, बोर्ड में जगह कमी होने की वजह से हम कर रहे हैं। तो ये नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है, इसको भी हम थोड़ा इरेज कर देंगे। चलिए अब यहाँ से हम इसका कैलकुलेट करने जा रहे हैं। सिंपल कुछ नहीं, आप फिजिक्स खत्म हो गया, मैथमेटिक्स स्टार्ट हो गया है। हालांकि बात अलग है कि अब से पहले भी मैथमेटिक्स ही चल रहा था। तो फिजिक्स और मैथ का साथ समझिए कि एक हंस और पानी का है, क्योंकि एक दूसरे के बिना रह नहीं सकता है, तो उसी तरह से ये भी है। तो चलिए यहाँ से हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं। पहला काम है, हमको ये छोटा सा जगह बचाए हैं और इस छोटा सा जगह में कुछ काम कर ही लेते हैं। चलिए ये यहाँ पे फिल कर लीजिए, इसको थोड़ा सा ऐसे कर लीजिए फिर। अगर देखिए तो ये आर है, ये आर हो गया, और ये थीटा यहाँ कंसिडर कर दिया, इसको थीटा माने थे तो ये क्या जाएगा 90 माइनस थीटा, और ये डिस्टेंस कितना है, एक्स है, ये एक्स है। तो यहाँ से देखिए 10 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या आने वाला है, 10 90 माइनस थीटा इक्वल टू आर बाय एक्स, आर डिवाइड बाय एक्स आ चुका है। 10 90 माइनस थीटा छोटा मोटा ट्रिग्नोमेट्री आता ही होगा, इतना तो उम्मीद कर सकते हैं। 10 90 माइनस थीटा होता है कॉट थीटा, ये हो जाएगा कॉट थीटा, कॉट थीटा डिवाइड बाय आर बाय एक्स। तो एक्स को इस तरफ कर लेंगे तो देखिए एक्स इक्वल टू क्या आ चुका है, आर, ये कोट उधर जा करके 10 में कन्वर्ट हो जाएगा, 10 थीटा हो गया है।
हमारा एक्स जो आ चुका है वो आर टेन थीटा है। दोनों तरफ हम थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। तो देखिए ये आ जाएगा डी एक्स बाय डी थीटा इक्वल टू आर तो कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, टेन थीटा का डिफ्रेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर थीटा। ये बेसिक चीज़ है, आपको पता होना चाहिए। सेक स्क्वायर थीटा, इस डी थीटा को उधर भेज देते हैं तो यहाँ से हमारा डी एक्स जो आ चुका है वो देखिए आर सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। जहाँ पे डी एक्स था डी एक्स पे लिखेंगे आर सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। तो चलिए इसको थोड़ा सा हम इरेज करके अब काम करने वाले हैं। यहाँ से बी उठाएंगे, बी के लिए अब जो भी चीज़ है उसको रखेंगे। तो चलिए बी इक्वल टू जो आने वाला हमारा यहाँ से म्यू नोट सेम रहेगा, एन भी सेम ही रहेगा, उसमें कुछ बदलाव नहीं आने वाला। डी एक्स के जगह पे लिखेंगे आर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो चलिए घबराइएगा नहीं, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये सिंपल मैथमेटिक्स है। डी थीटा इंटू आई, और ये आर स्क्वायर लास्ट में था, ये वाला इसको भूलना नहीं है, डिवाइड बाय 2। अब देखिए x के जगह पे हम लोगों को आ चुका था आर टेन थीटा, तो अगर x का स्क्वायर है तो आर स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा ये आर स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा और प्लस आर स्क्वायर तो फॉर्मूला में ही था 3/2, और इसका इंटीग्रेशन माइनस थीटा 2 से लेकर के थीटा 1 तक है। तो चलिए सावधानी से देखिएगा, तो कुछ इस पर कैंसिल होने वाला है। यहाँ पे देखिए ये आर स्क्वायर ये आर स्क्वायर दोनों आर स्क्वायर मिल के बाहर आना चाहेगा तो पावर 3/2 है, तो ये नीचे का 2 और ऊपर का 2 कैंसिल होकर पावर 3 हो जाएगा। और ऊपर देखिए ये आर है और आर स्क्वायर है, तो ये आर का काम तमाम हो चुका है, इतना तो मान सकते हैं आर का काम तमाम हो चुका है। अब देखिए बचा क्या अंदर, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1, ये आर तो खत्म हो गया। अब बचा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा। तो ये सेक स्क्वायर थीटा है लेकिन पावर 3/2 है, तो नीचे सेक क्यूब बाय थीटा हो जाएगा, ये 2 तो रह जाएगा। तो देखिए म्यू नोट एन आई, म्यू नोट एन आई ये कांस्टेंट है, ये आर तो खत्म ही हो गया है और नीचे 2 कांस्टेंट है, तो म्यू नोट एन आई बाई 2 को बाहर कर रहे हैं। चलिए यहाँ से म्यू नोट एन आई बाई 2 बाहर आ चुका है, और बचा हमारा इंटीग्रेशन के अंदर क्या, ऊपर सेक स्क्वायर थीटा नीचे सेक क्यूब थीटा है। तो चलिए एक बार लिख देते हैं, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा डिवाइड बाय सेक क्यूब थीटा इन क्यूब पावर 2 नहीं क्यूब थीटा, नीचे नहीं बचेगा। अब लिमिट माइनस थीटा 2 से लेकर के थीटा 1 तक। अब देखिए सेक स्क्वायर ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1/सेक, 1/सेक को कहते हैं कोस। तो चलिए यहाँ से आ जाएगा हमारा बी जो आ रहा है वो म्यू नोट एन आई डिवाइड बाई 2, और इंटीग्रेशन एक बार और कर देते हैं माइनस थीटा/2, माइनस थीटा 2 से लेकर के प्लस थीटा 1 तक, और ये आ चुका हमारा कॉस थीटा डी थीटा। कॉस थीटा का इंटीग्रेशन बहुत ही आसान है, साइन थीटा होता है। तो चलिए यहाँ पे कर देते इस तरफ, तो ये म्यू नॉट एन आई डिवाइड बाय 2, और इनका इंटीग्रेशन कॉस का साइन, यहाँ से आ जाएगा साइन थीटा माइनस थीटा 2 से लेकर के थीटा 1 तक आ जाएगा। एक बार अपर लिमिट रखेंगे, एक बार लोअर लिमिट रखेंगे। तो चलिए यहाँ से जो आने वाला है देखिए म्यू नॉट एन आई बाय 2 साइन थीटा 1 माइनस में साइन थीटा 2। अब देखिए साइन थीटा माइनस साइन माइनस थीटा, देखो ये जो कहीं पे जगह तो नहीं है, यहीं पे देखिए से साइन माइनस थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा। ये ट्रिगोनोमेट्री की चीज़ है, ये बेसिक बात है, ये आपको पता होनी चाहिए।
तो ये ऐसे होता है। तो इस माइनस को बाहर ले लेंगे तो ये माइनस माइनस मिलकर के प्लस हो जाएगा। और यहाँ से हमारा b का जो डेरिवेशन आ चुका है, यहाँ से बहुत ही खूबसूरत आ चुका है। b इक्वल टू म्यू नॉट एन आई डिवाइड बाई 2 साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। ये आ गया है मैग्नेटिक फील्ड, किसकी वजह से? एक फाइनाइट लेंथ सोलेनोइड की वजह से। दिख गया? b इक्वल टू म्यू नॉट एन आई बाई 2 साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। तो ये बहुत खूबसूरत सा डेरिवेशन है। ये वैसे आपको बोर्ड में तो आने वाला है नहीं, लेकिन फिर भी अगर आप चाहें कम्पिटिटिव लेवल के लिए अपना ब्रेन को थोड़ा और साफ रखें, अच्छा से स्ट्रॉन्गेस्ट रखें, तो ये थोड़ा सा लिमिट लेने में कुछ नहीं करना है। बस क्या है कि जो इस तरफ से लिए, यहाँ से देख रहे हैं, यहाँ से लिए लिमिट, तो इस तरफ के एंगल को माने हैं थीटा माइनस थीटा 2 माने थे, और इसको माने थे थीटा 1। तो आप देखिए यहाँ पे माइनस थीटा 2 प्लस थीटा 1 जो हम ले चुके हैं, तो आपको जब भी वैल्यू दिया रहेगा तो प्लस में ही लेना है, क्योंकि हम माइनस एक बार कर चुके हैं डेरिवेशन में ही। तो आपको सिर्फ जो फॉर्मूला लेना है वो थीटा 1 थीटा 2 का पॉजिटिव वैल्यू लेना है। अभी आपको हम यहाँ बताने जा रहे हैं क्वेश्चन के तहत, तो बस आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगी। ये फॉर्मूला में ही हम माइनस घुसेड़ दिए हैं। इससे पहले कि आपको याद होगा कि फाइनाइट लेंथ की वजह से जब हम निकाले थे बायो-सावर्ट लॉ की वजह से मैग्नेटिक फील्ड, कोई करंट कैरिंग फाइनाइट वायर की वजह से उसके ए डिस्टेंस, मतलब ए डिस्टेंस दूर या आर डिस्टेंस जो कोई पी पॉइंट होता है, तो उनकी वजह से फार्मूला जो आया था म्यू नॉट आई डिवाइड बाय 4 पाई ए साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2, कुछ ऐसा ही डेरिवेशन आया था। अगर आप चाहें तो लेक्चर नंबर 1 देख सकते हैं। तो चलिए इसको आप लोग लिख लीजिए एक बार। लिख लिया तो मिटा दें इसको। चलिए मिटा देने वाले हैं, और इसी के ऊपर हम एक क्वेश्चन दे रहे हैं। उसके बाद हम लोग चलेंगे आइडियल सोलेनॉइड के ऊपर। तो आइडियल सोलेनॉइड के बारे में यहीं से इन्फॉर्मेशन निकाल लेंगे, क्योंकि फाइनाइट लेंथ पढ़ चुके हैं। तो इनफाइनाइट में कुछ नहीं करना है, बस इसी को थोड़ा सा लेंथ जब बड़ा कर देंगे तो कुछ ना कुछ आ ही जाएगा, और वहाँ से आपको बहुत ही आसान हो जाएगा समझना। तो चलिए इसको भी काम नहीं, इसका भी काम ख़त्म। अब देखिए इसी पे क्वेश्चन दे रहे हैं हम आपको, घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये आपका कोई फाइनाइट लेंथ सोलेनॉइड है, और जिसके ऊपर से करंट आता हुआ दिखेगा। ये करंट आता हुआ दिख रहा है, नीचे अंदर जाता हुआ दिखेगा। पता चल रहा है? इसका कोई एक्सिस है, ये इस पे एक कोई पी पॉइंट है, यहाँ से आपको एंगल दिया हुआ है। देखिए ये एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री, सॉरी इसको 60 ले लीजिए। ये दिया हुआ 60 और ये दिया हुआ है 30। तो फॉर्मूला हमारा क्या है, ध्यान से देखिएगा। फॉर्मूला है b इक्वल टू म्यू नॉट एन आई बाई 2 साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। तो यहाँ पे 30 डिग्री और 60 डिग्री दिया हुआ था, लेकिन क्या है हमको यही थीटा 1 तो नहीं है। लेकिन नहीं, याद रखना है कि हम जो कंसिडर किए थीटा को वो ऐसे किए थे, इस तरह से किए थे। ये इस तरफ का जो एंगल होता है उसको माने थे थीटा 1। तो यहाँ से अगर हमको थीटा 1 निकालना है, थीटा 1 अगर निकालना है, तो ये टोटल एंगल देखिए, तो ये टोटल एंगल 90 है, नीचे वाला एंगल 30 है, तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा 60 आ जाएगा। तो थीटा 1 जो आ चुका है हमारा 60 है, और थीटा 2 देखिए थीटा 2, तो ये इस तरफ के एंगल को हम लोग थीटा 2 कहते थे। थीटा 2 इस तरफ से लेते थे। जब थीटा 2 इस तरफ ले हैं तो देखिए यहाँ से आ जाएगा ये 90 या माइनस 60, तो ये 30 हो जाएगा। इत्तेफाक से ये बात अलग है कि आ गया है, लेकिन ऐसा कभी नहीं करना है। जब भी कंसिडर करना है हमको थीटा उसके यहाँ से देखना, बाइसेक्टर करना है और दोनों तरफ करना है। लेफ्ट साइड अगर राइट एंटी क्लॉकवाइज में लेंगे तो प्लस थीटा 1 हो जाएगा, और उस तरफ लेंगे तो थीटा 2 हो जाएगा। दोनों तरफ थीटा 1 थीटा 2 की जो कोई फर्क करने वाला नहीं, कि दोनों में साइन में फॉर्मूला में क्या है प्लस है, तो प्लस से कोई घबराने की बात नहीं। इसलिए हम इस फॉर्मेट में लाए। अगर माइनस के फॉर्मेट में लाते तो उसमें थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकती थी, लेकिन प्लस वाले में लाए हैं। बहुत सारी किताबों में डेरिवेशन में कोस के फॉर्मेट में रखता है, लेकिन हम इससे पहले जो डेरिवेशन किए थे
फाइनाइट वायर की वजह से वो प्लस में लाए थे, तो इसलिए हम इसको प्लस में ही सेट किए हैं। चाहे थीटा कहीं से नीचे से मेजर करवाता है, कहीं इस तरफ से, लेकिन हम क्या कहेंगे, आपको ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर गिराना है उसके ऊपर और दोनों तरफ का एंगल को कंसिडर कर लेना है। तो पुट करेंगे यहाँ से, देखिए b इक्वल टू जो आएगा वो म्यू नॉट एन आई डिवाइड बाई 2 साइन थीटा, क्या है साइन 60 प्लस साइन 30। तो यहाँ से म्यू नॉट एन आई बाई 2 साइन 30 का वैल्यू फटाफट बोलिए, फटाफट फटाफट। तो √3/2, बिल्कुल सही बोल रहे हैं, √3/2 प्लस साइन 30 1/2। तो छोटा मोटा एलसीएम है, दोनों का एलसीएम सेम है तो बेस आ जाएगा। तो ये देखिए रिजल्ट जो आ जाएगा ये म्यू नॉट एन आई बाय 4 और ये √3 प्लस 1। सवाल उठा डायरेक्शन इसका क्या होगा, ये तो उठना चाहिए सवाल। तो सब डायरेक्शन के लिए हम लोग के पास है अपना राइट हैंड, दूसरे का नहीं, अपना लेना है। अपना राइट हैंड उठाएंगे और उसको जो कॉइल के अंदर जो करंट मूव कर रही है, कॉइल क्या ऊपर से देखिए तो ये बाहर की ओर आ रहा है, बाहर की तरफ आ रही है, तो ऐसे हम करेंगे। ये ऐसे करंट ऐसे मूव कर रहा है, तभी तो आपको ये ऊपर से बाहर आपकी तरफ आता हुआ दिख रहा है और नीचे से अंदर जाता हुआ। ऐसे करंट ऐसे निकला आपकी तरफ, फिर बढ़ा, ये मेरे तरफ मेरे अंदर घुस रहा है, तो ज़्यादा करंट घुस जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। तो चलिए ये ऐसे गया फिर ऐसे आ रहा, तो अगर इसको देख रहे हैं तो ये ऐसे करते, इसका डायरेक्शन जो है इस तरफ राइट हैंड साइड, आप लोगों का राइट मेरा लेफ्ट है। तो अब ये क्या है कि राइट साइड में है, ये थोड़ा सा मिट गया है, तो ये टुवार्ड्स राइट दिख गया। तो इनको एक बार अच्छे तरह से पॉज करके लिख लेना है। एक क्वेश्चन है, आप किताब में देखिएगा, बहुत सारा क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। चलिए अब हम लोग करने वाले हैं आइडियल सोलेनॉइड के बारे में। तो चलिए इसको हटाते हैं और हेडिंग देते हैं आइडियल सोलेनॉइड। एम्पियर सर्किटल लॉ से उसका डेरिवेशन भी करेंगे, लेकिन पहले जो फॉर्मूला निकाले हैं उससे भी हम इसका डेरिवेशन करना क्या है, प्रूफ कर देंगे कि ये जो होता है वो म्यू नॉट एन आई उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड होती है। तो हेडिंग देना है आइडियल सोलेनॉइड। आइडियल मतलब आदर्श सोलेनॉइड। ये जनरली इनफाइनाइट लेंथ का होता है, वो फाइनाइट था तो इसका लेंथ जो होता है वो इनफाइनाइट लेंथ होता है। जब भी आइडियल सोलेनॉइड कहेगा तो 4 पॉइंट आप दिमाग में हमेशा बैठा कर रखिएगा, हम चारों पॉइंट लिख दे रहे हैं। पहली बात तो ये है कि इनके अंदर इनका जो है सो जो लेंथ होगा वो वेरी वेरी ग्रेटर देन उसका रेडियस। पहली बात ये, यानी कि ये वेरी वेरी ग्रेटर देन कहने का मतलब है कि ये लगभग L जो है उसके रेडियस हो चाहे डायमीटर हो, उनके रिस्पेक्ट में 10 गुना 15 गुना 20 गुना 50 गुना अगर रहे, जनरल आपको दिखाई देगा कि 20 गुना से ज़्यादा ही है। 20 से ज़्यादा रहेगा तो हम उसको आइडियल सोलेनॉइड मानेंगे। दूसरा कंडीशन है कि जो N होनी चाहिए वो वेरी वेरी हाई, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। और तीसरा बात आपको हम बताए थे कि आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को अपोज करना चाहता है, और वो ये पॉइंट लिखा देते हैं, उसको समझा भी देंगे। मैग्नेटिक फील्ड बी एट आउटसाइड आइडियल सोलेनॉइड इज नियरली, पूरे नहीं करें, नियरली जीरो। फिजिक्स में नियरली जीरो मतलब जीरो, नियरली जीरो। चौथा पॉइंट, और ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है ये आइडियल सोलेनॉइड के लिए, बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड आइडियल सोलेनॉइड यूनिफॉर्म। कैसा होता है? यूनिफॉर्म। जिस तरह कैपेसिटर के अंदर मैग्नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होती थी, यहाँ पे
इंडक्टर इसको बाद में कहेंगे, लेकिन अभी सोलेनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो भी आइडियल सोलेनॉइड के अंदर वो यूनिफॉर्म होती है और पैरेलल टू इट्स एक्सिस एंड पैरेलल टू इट्स एक्सिस, यानी कि इसका एक्सिस का जो डायरेक्शन होगा उसी के डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। वो चाहे तो इस तरफ से हो, चाहे ऐसे हो, चाहे ऐसे, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आइडियल सोलेनॉइड जब भी बात करेंगे तो ये 4 कंडीशन दिमाग में आना चाहिए कि नंबर ऑफ टर्न्स जो होती है बहुत ही ज़्यादा होनी चाहिए और लेंथ उसके डायमीटर के रिस्पेक्ट में या रेडियस के रिस्पेक्ट में हाई होनी चाहिए। और बी आउटसाइड, जब आउटसाइड के बारे में बात कर रहे हैं तो वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड नियरली जो होती है वो आउटसाइड 0 होती है। यहाँ पे B टेंस टू 0, इसको चाहें तो B टेंस टू 0 कर सकते हैं। लेकिन जब इनसाइड के बारे में बात करेंगे तो यूनिफॉर्म आता है, इनसाइड यूनिफॉर्म। अभी आपको दिखा देते हैं कि आइडियल सोलेनॉइड ले रहे हैं तो जनरली इसका लेंथ जो लेंगे हम बहुत ही ज़्यादा ले लेंगे। ये लगभग आप मान लीजिए कि अगर हम इसको ज़्यादा और नज़दीक कर देंगे तो फिर आपको समझाना बहुत मुश्किल हो जाएगी, मेरे लिए, औरों के लिए बहुत सकता आसान हो। तो फिर से अगर हम अभी परंपरा चल रही है, आगे करंट के जो ऐसे घुमा रहे थे ऐसे जा रहा था, ये ऐसे 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 कर करंट मतलब अंदर से गया फिर बाहर आया, अंदर से गया फिर बाहर आया, ऊपर से आपकी तरफ, नीचे से अंदर की तरफ, ऊपर से आपकी तरफ, नीचे से अंदर, ऐसे ऐसे जा रहा है। तो अगर हम मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को दिखाना चाहेंगे, सॉरी करंट के डायरेक्शन को, तो ऐसे ऐसे जा रहा है, ये इस तरह से, ये इस तरह से दिख रहा है, ये इस तरह से है। और नीचे जो हो जाएगा वो ऐसे क्रॉस, क्योंकि नीचे अंदर जा रही है। ये क्या है, 20 से कट किए तब ऐसा दिख रहा है, ऐसा नहीं कि पूरे सोलेनॉइड है। अगर पूरे सोलेनॉइड रहता तो उसके ऊपर टर्न दिखता हमको, लेकिन टर्न आधा पीछे है और बाहर वाला काट को हटा दिए हैं तो ऊपर से दिख रहा है कि करंट आपकी तरफ आ रहा है, नीचे से अंदर जा रहा है, तो ये क्रॉस है। और इनका एक्सिस कहीं ना कहीं बीच में होगा, ये तो मान ही सकते हैं। ये क्या है कि आइडियल सोलेनॉइड है और ये आइडियल सोलेनॉइड के अंदर बात कह दी है कि टर्न जो होते हैं बहुत ज़्यादा हाई होते हैं और जनरली इसका डायमीटर जो होते हैं वो रेडियस के रिस्पेक्ट, सॉरी लेंथ के रिस्पेक्ट में बहुत ही कम होते हैं, यानी कि यही बात L वेरी वेरी ग्रेटर देन R है। अगर मान करके चलिए हम यहाँ से लेकर के इस पॉइंट पे, अगर ये हमारा P पॉइंट है और एंगल जो मेजर करते थे जनरली इस तरह से, तो यहाँ से ले करके यहाँ तक का एंगल अगर देखेंगे तो लगभग ये इस तरह से, और यहाँ से लेकर के ऐसे 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 करके यहाँ तक आएंगे तो देखिए θ1 भी आपको लगभग ये 90 दिख रहा होगा। नहीं दिख रहा है तो और इसको बढ़ा लेते हैं, ये बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि टर्न जो होते हैं इसके बहुत ही पतले होते हैं। जिन्हें देखा जाए तो ये इस तरह से होते हैं, इस तरह से होते हैं और इसके ऊपर बहुत सारे टर्न्स होते हैं, बहुत सारे टर्न्स होते हैं। ये जनरली बहुत सारे टर्न्स को दिखा देते हैं। बस हम आपको थोड़ा सा जूम वर्जन दिखाए हैं कि ताकि बीच का चीज़ दिख जाए आपको। तो मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर आता है, किसी भी पॉइंट पे अगर निकालेंगे तो वो यूनिफॉर्म ही रहेगा, चाहे इस पॉइंट पे निकाले चाहे इस पॉइंट पे निकाले, किसी भी पॉइंट पे निकाले मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म आने वाला है, क्योंकि रियल में तो ऐसे ही होता है। उसके अंदर बीच का गैप बहुत ही कम होता है, ऊपर में बहुत सारा कॉइल जो लगा हुआ है, ये इस तरह से दिखा दिए, इस तरह से दिखा दिए, ये इतना ज़्यादा जटिल होता है कि आप उसको फाइंड भी नहीं कर सकते कि उसके अंदर कितना गैप है। तो θ1 90 आ जाएगा और θ2 भी अगर देखिएगा तो ये भी जो आने वाला है लगभग इस तरह से, θ2 इस तरह से, तो ये भी 90 ही आ जाएगा। अब मैग्नेटिक फील्ड देखते हैं, जो फॉर्मूला निकाले थे हम लोग, B = μ0 Ni/2 sin θ1, तो sin θ1 कितना 90 प्लस sin θ2 वो भी 90, तो sin 90 का वैल्यू बहुत पहले से जान रहे होंगे 1, ये भी 1, तो 1 1 मिलके 2 और इस 2 ने इस मिलके 2 को काम ख़त्म कर दिया। यहाँ से जो हमारा B आ चुका है वो आ गया है μ0 Ni। ये कहाँ पे आया है, किसी भी पॉइंट पे, यहाँ पे देखते हैं, इसको लिख देंगे एट एनी पॉइंट इनसाइड आइडियल सोलेनॉइड, इनसाइड आइडियल सोलेनॉइड,
एक्सेप्ट, आप बताइए एक्सेप्ट क्यों? अगर एडजेक्ट इज पे ले ले, इस पॉइंट पे ले ले, तो देखिए यहाँ से θ1 का वैल्यू अब भी तो 90 ही रहेगा, लेकिन θ2 अगर कहीं ना कहीं से देखिएगा तो ये तो 0 आ जाएगा। तो यहाँ से एक टर्म तो 0 आ जाएगा, एक टर्म आ जाएगा, तो म्यू नोट एन बाई बाई 2 रहेगा ना। तो ये एक्सेप्ट इज कहिए चाहे इसको अपने भाषा में एंड कहिए, बात एक ही है। अगर एंड पे देखेंगे तो इसका हाफ होता है, म्यू नोट एन आई बाई 2 होता है। अगर वो आइडियल के बारे में बात करेंगे, उसके इच पे भी देखेंगे तब भी वो म्यू नोट एन आई बाई 2 ही होगा। लेकिन जब वो फाइनाइट लेंथ था, कभी कभी निकल जाती है जबान से इस तरह से, तो b इक्वल टू म्यू नोट एन आई क्या है? एनी पॉइंट इनसाइड द सोलेनॉइड हो जाएगा। इतना बात समझना है। अभी हम इसका डेरिवेशन भी करने वाले हैं एम्पेयर सर्किटल लॉ से, ये ही आने वाला म्यू नोट एन आई आएगा। ये क्या, किसी भी पॉइंट इनसाइड किसी भी पॉइंट लेंगे। अगर कोई कह रहा है यहाँ पे, तो भाई ये भी तो देखो ना इतना पतला सा है, इतना पतला सा है, तो यहाँ पे लो चाहे यहाँ पे लो, लगभग वो 90 आने वाला है। तो इसको बस एज्यूम करते जाओ कि किसी भी पॉइंट पे अगर बिल्कुल एडजेक्ट इज पे चले जाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा। अगर इज पे देखेंगे यहाँ पे बी एट एंड, तो वो आ जाएगा म्यू नोट एन आई बाई 2। इसलिए कि यहाँ पे चाहे इस एंड पे हो चाहे इस एंड पे हो, बात बराबर है। इसलिए कि ये दोनों एंड पे अगर हम देखेंगे, दोनों एंड पे देखेंगे तो एक इस बार θ1 आ जाएगा 0 और θ2 तो 90 आने ही वाला है। अगर यहाँ से मेजर करेंगे तो यहाँ तक 90 आ जाएगा और ये तो पहले आ जाएगा। तो अगर इस तरफ लेंगे तो ये 0, अगर इस तरफ लेंगे तो ये 0। तो दोनों तरफ से अगर हम देखें एग्जैक्ट है, एग्जैक्ट अबे किस तरह से एग्जैक्ट इसके लिए आता है? एग्जैक्ट अगर एंड पे देख रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है म्यू नोट एन आई बाई 2, और बीच में कहीं देख रहे हैं तो ये आ रहा है म्यू नोट एन आई। अगर इसका सिंपल ग्राफ दिखा दिया जाए तो देखिए ग्राफ जो होता है वो इस तरह से होता है। अगर सोलेनॉइड है, इसका बीच का सेंट्रल पॉइंट को अगर हम 0 कंसिडर कर लेंगे तो आधा इस तरफ और आधा इस तरफ रहेगा, तो इसको प्लस L बाय 2। जनरली सब ऐसे ही करता है, हम भी ऐसे कर रहे हैं, तो हम समाज से कोई बाहर है नहीं, तो माइनस L बाय 2 इस तरफ हो गया है। तो मैग्नेटिक फील्ड जो होता है लगभग यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ऐसे लास्ट में थोड़ा सा जा करके ये ऊपर है म्यू नोट एन आई, और एडजेक्ट एंड पे देखें यानी कि एंड पे जाकर देखेंगे तो ये होता है म्यू नोट एन आई बाय 2। चढ़ा हो रहा थोड़ा सा, यही एक्सेस से चढ़ा हो गया थोड़ा सा, चलो कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये यहाँ प्लस L बाई 2 है, तो ये इस तरफ जो आ जाएगा ये इस तरह से दिखा रहे हैं, ये आ जाएगा म्यू नोट एन आई बाय 2। दिख गया? तो ये कुछ इस तरह का ग्राफ दिया जाता है। बीच में तो मैग्नेटिक फील्ड होता है म्यू नोट एन आई, लेकिन एडजेक्ट जब इन पे आते हैं तो म्यू नोट एन आई बाई 2 उसका हाफ आ जाता है। और कैसे आया हम आपको बता भी दिए किस तरह से आया है। म्यू नोट एन आई बाई 2 एडजेक्ट इन पे लिए तो एक थीटा तो 0 हो जाएगा और एक थीटा 90 रहेगा, लेकिन बीच में कह लेंगे तो दोनों θ1 θ2 दोनों 90 होता है। तो फॉर्मूला लगा करके हम देख सकते हैं कि sin 91 तो 1 1 मिलकर 2, इस 2 ने इस मिलकर 2 को ख़त्म कर दिया। तो बीच आ गया म्यू एट एनी पॉइंट इनसाइड आइडियल सोलेनॉइड एक्सेप्ट इज जो आया है वो b इक्वल टू म्यू नोट एन आई। मतलब जब भी कहेगा, जब तक एंड के बारे में बात नहीं कहे तब तक आपको फॉर्मूला लगाना है b इक्वल टू म्यू नोट एन आई। तो इसको एक बार ईमानदारी से लिख लें। अब देखिए हम आपको बता रहे थे कि जो बाहर का मैग्नेटिक फील्ड जो है सो वो 0 इसलिए कंसिडर कर लेता है। देखिए यहाँ से फील कीजिए, थोड़ा सा फील कीजिए कि ऊपर करंट आ रहा है बाहर और ये जा रहा अंदर। तो इस बाहर इस पॉइंट पे देख रहे हैं, इस पॉइंट पे अगर मैग्नेटिक फील्ड को अगर देखेंगे तो बाहर वाले के बेस देखिए, ये बाहर वाला कह रहा है कि जो भाई साहब है आप इस तरफ चलो, देखो ये इस तरफ है ऐसे, तो ये कह रहा है इस तरफ चलो, देख रहे हैं। और ये वाला करंट जो है ये अंदर की ओर जा रहा है, ये डॉट नहीं क्रॉस, ये क्रॉस है, तो ये अंदर जा रहा है। तो इसको अंदर देखेंगे तो इनके अकॉर्डिंग ये कह रहा है इस तरफ चलो। ये दोनों बाहर आउटसाइड एक दूसरे को अपोज कर रहा है। इसी तरह से यहाँ पे देखेंगे
उस तरह से वहाँ पे देखेंगे तो ये अंदर जा रहा है, तो ऊपर वाले की तरफ से ये इस तरफ और ये नीचे वाला कह रहा है इस तरफ, तो दोनों एक दूसरे को अपोज ही कर रहे हैं। अब चलिए आप क्वाइल से अगर देखना चाहेंगे तो क्वाइल से भी देख सकते हैं। देखिए अगर दो क्वाइल ले लें, अगर हम इस तरह से दो क्वाइल ले लें तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो होती थी वो इस तरह से होती थी, यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है। तो ये अंदर की ओर, तो ये इस तरह से इसका मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन हो जाएगा, तो ये इस तरह से और ये इस तरह से, और यहाँ भी देखेंगे तो ये इस तरफ से और यहाँ पे इस तरफ से। तो देखिए ये बाहर जब दिख रहे हैं तो ये एक दूसरे को अब भी अपोज करना चाह रहा है। ये इस तरह से अगर क्वाइल है तो ये बाहर के मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करना चाह रहा है। ये बात अलग है कि यहाँ कुछ न कुछ रहेगा, ठीक है, इसलिए तो नियरली माने हैं, तो ऐसे भी आप समझ सकते हैं। तो आउटसाइड जो मैग्नेटिक फील्ड होते हैं वो आइडियल सोलेनॉइड के नियरली जीरो होते हैं। आप बिल्कुल सिंपल ऐसे समझिए कि एक ऐसे करंट है, दोनों एक ही दूसरे के क्रॉस है, तो ऊपर वाला भी चाहता है कि ये इस तरफ और ये इस तरफ, और ये चाहता है अगर ये अंदर है तो ये इस तरफ चाहता है और ये इस तरफ चाहता है, तो दोनों एक दूसरे को अपोज कर रहा है, जिसकी वजह से बाहर जो मैग्नेटिक फील्ड आ रही है वो जीरो आ रही है। और अंदर तो मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म इसलिए मान लिए हैं कि किसी पॉइंट पे एक्सिस क्या है कि एक्सिस पे निकाल लिए हैं जितना होता है, और यहाँ का एक्सिस से ऊपर नीचे भी क्या होगी, इसके बीच में जो डिस्टेंस बहुत ही कम होती है उन दोनों के बीच, दोनों सोलेनॉइड के बीच का गैप जो होती है बहुत ही कम होती है, नेग्लिजिबल होती है जनरली। तो उनका एक्सिस का कोई मैटर तो है नहीं, चाहे ऊपर लीजिए नीचे लीजिए, सबको एक्सिस ही मानते हैं। तो चलो इसको मिटा रहे हैं। अब हम लोग एम्पियर सर्किटल लॉ से इसका प्रूफ देखने वाले हैं, और ये बोर्ड के एग्ज़ाम में बहुत अच्छी तरह से आता है, और ये डेरिवेशन आपको आना भी चाहिए। पूरी तरह से तैयार हो जाना है इस डेरिवेशन को करने के लिए और सीखने के लिए। इसको घर पे प्रैक्टिस करेंगे। इससे पहले जो उसका अगर फॉर्मूला भी रट लिए तो आपको काम चल जाएगा। बस याद रहे कि उसमें म्यू नोट क्या है, एन क्या है, आई क्या है। म्यू नोट का वैल्यू अगर बता जाए तो 4 पाई 10⁻⁻⁷ ऐसा यूनिट पे होता है, कई बार बता भी चुके हैं। तो चलिए निकालना है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एन आइडियल सोलेनॉइड यूजिंग एम्पियर सर्किटल लॉ। किससे? एम्पियर सर्किटल लॉ। एम्पियर सर्किटल लॉ। और ये डेरिवेशन हर कोई कराता है। वो जो पहले हम कराए हैं वो बोर्ड का बच्चा स्किप भी कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो चलिए हम लोग मैग्नेटिक, पहले देखिए इसमें कुछ एजम्पशन मानना पड़ता है कि एजम्पशन इसके अंदर दो मानना पड़ता है कि आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो जीरो होती है और इनसाइड यूनिफॉर्म होती है और पैरेलल टू एक्सिस होते हैं। तो चलिए यहाँ पे एजम्पशन क्या है हमारा, इसमें ये एजम्पशन होना चाहिए। अगर नहीं ले रहे हैं तो होगा नहीं। तो एजम्पशन हमारा क्या है कि बी आउटसाइड सोलेनॉइड, या आइडियल सोलेनॉइड की बात देखिए, शुड बी जीरो या नियरली जीरो। चलिए शुड बी ज़ीरो, पहला कंडीशन ये है। और दूसरा कंडीशन ये है कि जो लिखा चुके हैं, बी इनसाइड सोलेनॉइड, या एन आइडियल सोलेनॉइड कर सकते हैं। आइडियल सोलेनॉइड इज यूनिफॉर्म होने चाहिए एंड पैरेलल टू एक्सिस एंड पैरेलल टू इट्स एक्सिस। इतना ना कह करके कोई ये भी कह रहा तब भी ठीक है। अगर कोई कह रहा है कि एल वेरी वेरी ग्रेटर देन आर, और जो एन है वेरी वेरी हाई, अगर कोई इतना भी लिख दिया है तो ये आइडियल सोलेनॉइड की कंडीशन को
फुल कर रहा है। ये बात अगर कहीं को अगर एग्ज़ाम में पहले लिख दिए तो समझ जाएगा एग्जामिनर कि आप बहुत अच्छी तरह से पढ़ करके आए हैं, तो पता है कितना पढ़े हैं। चलिए ठीक है, तो इतना का जंक्शन कर लिए हम लोग को। अब निकालना है आइडियल सोलेनोइड के अंदर थिकनेस जो होती है बहुत कम होती है, लेकिन हम यहाँ पे थोड़ा सा गैप लेंगे तभी तो आपको दिखेगा। तो करने वाले इसको लिख लिए तो मिटा देते हैं, वैसे बता भी देते हैं, लेकिन चलिए लिख दिए तो अच्छी बात है। चलिए हाँ, तो ये हमारा रहा सोलेनोइड। टेढ़ा मत हो जी। ये सोलेनोइड को कट कर दिए हैं, तो ऊपर से करंट आपकी तरफ, नीचे से करंट अंदर की तरफ। ये करंट ऊपर से आपकी तरफ, ये बाहर की ओर आ रही है। आँख को बचा के रखना है नहीं तो घुस जाएगी। तो चलिए ये हुआ क्रॉस, ये दिखा रहा है कि अंदर की ओर जा रहा है करंट, ये करंट अंदर की ओर जा रहा है। और मैग्नेटिक फील्ड हम जनरली इसका मान लेते हैं कि एक्सिस है, इस P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो एम्पियर साहब कहते हैं क्या है कि जिस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए तुमको उस पॉइंट से एक लूप ट्रेस करो, और लूप का शेप कुछ भी ले सकते हैं, वो डिपेंड कर रहा है ऑब्जर्वर पे। तो यहाँ पे जो परंपरा चलते आ रहा है रेक्टेंगुलर लूप एक कंसिडर कर लिया जाता है। तो चलो यहाँ से एक इससे होता हुआ एक लूप कंसिडर कर रहे हैं, जनरली रेक्टेंगुलर। ये ऐसे गया और ये ऐसे। अगर डायरेक्शन चाहिए मैग्नेटिक फील्ड का क्या होगा, तो देखो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन निकालने के लिए करंट जा रही है ऊपर से, आप देखो ये ऐसे आ रही है, तो ये इस तरफ कर, ऐसे मड़ोरो तो इस तरफ हो गया। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जब इस तरफ आ रही है तो हम लोग जनरली करंट इसका लूप का डायरेक्शन भी उसी तरफ लेंगे, क्योंकि जनरली लूप का डायरेक्शन तो मेरे पे डिपेंड करता है कि हम क्या ले नहीं ले, यानी कि आप पे भी करता है। तो लूप का डायरेक्शन हम इस तरह से लेंगे। और इनके अंदर जो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है वो n होता है। n क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है। देख गया, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट n मान लिए। उसके बाद चलिए हम लोग एक लूप का डायरेक्शन मान लेते हैं, इसको a b c d है। यहाँ पे a b c d जो कंसिडर कर लिए ये एम्पीरियन लूप है। जो लूप कंसिडर करते हैं वो एम्पीरियन लूप होता है। तो a b c d क्या हमारा एम्पीरियन लूप है। और एम्पियर्स लॉ क्या कहता है? एम्पियर्स लॉ का कहना है कि क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ b डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नोट n इन, सॉरी म्यू नोट n नहीं बल्कि म्यू आई इनसाइड कहता है, म्यू आई इनसाइड। इनसाइड मतलब इसके अंदर कितना करंट है। तो चलिए अब हम लोग देखने वाले हैं, इनका लेंथ जनरली L कंसिडर कर लिए, स्मॉल l या कुछ, अगर आप चाहें तो चलिए इसको L ही कंसिडर कर लेते हैं। इसका लेंथ जो है सो इसका L, रेक्टेंगुलर है तो ये इसको B कंसिडर कर लो। तो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन इस पॉइंट पे क्या है? इस तरफ है B का डायरेक्शन। अरे ऐसा करते हैं हम इसको MN मान लेते हैं, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड को B से दिखाते हैं और इसको B। तो चलो इसको मान लेते हैं M N O और इसको Q मान लेते हैं। P भी तो आ ही गया है, एम्पीरियन लूप M N O मान लीजिए। चलो M N O Q, M N O कुछ भी हो सकता है, इसमें कहने की बात, घबराने की बात नहीं है। तो अब इनके अंदर हमको निकालना है ये लूप में जो इंटीग्रेट करना कहाँ से कहा था, ये क्लोज लूप हमारा क्या है? M N O Q। तो ये हो जाएगा M N O Q। तो पहले क्या करते हैं कि इनको इंटीग्रेट करते हैं, इनको करते हैं, इनको करते हैं इंटीग्रेट, 4 पार्ट में इसको डिवाइड कर देते ताकि आसानी हो जाए।
तो हमको पहले काम है इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल, कहाँ से कहाँ तक, एम से लेकर के एन तक, एम एन निकालें, फिर प्लस इंटीग्रेशन जानते हैं ना कि आपको अलग अलग कर देते हैं, तो उसी तरह से इंटीग्रेशन का ये रूल है कि आप उसको अलग अलग कर करके जहाँ से आपको हो सकता है तो वहाँ तक के लिए कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा बी डॉट डी एल और ये एन से ओ, एन टू ओ, प्लस बी डॉट डी एल ओस टू क्यू, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल क्यू टू एम इक्वल टू म्यून, सॉरी एन कहाँ से आ जाता जी, आई इनसे, माना कि तुम आने वाले हो लेकिन थोड़ा बर्दाश्त करो। तो देखो इनके वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड जीरो आने वाला है, इनका वजह इंटीग्रेशन जीरो आने वाला है और इनका भी जीरो आने वाला। अब सोचो कैसे, थोड़ा सोचो तो कुछ तो सोचो। चलो हम बताते हैं साथ के लिए भाई, एन ओ ऐसे करो, ओ क्यू ऐसे करो, कोई बात नहीं, ऊपर भी जाते तो कोई दिक्कत की बात नहीं थी। तो पहले देखते हैं एन से लेकर के ओ तक गए, क्या पहले एम टू एन है, एम टू एन ही रहेगा, पहले इस जीरो वाला उसको पहले डील कर लेते हैं। तो ये जीरो जो आने वाला है एन टू ओ, तो एन टू ओ देखोगे तो यहाँ पे थीटा, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है और ये डी एल जो है हमारा इस डायरेक्शन में, दोनों के बीच का एंगल दिख रहा होगा 90 जैसा, तो इनके बीच का एंगल 90 है इसलिए गया। उसके बाद सेकेंड देखते हैं ओ क्यू, ओ क्यू में भाई साहब याद है आपको कहते आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड जीरो होती है, तो यहाँ पे तो बी ही जीरो भाई, ख़त्म। और इसमें देखो, इसमें भी सेम थोड़ा सा दिमाग लगाओगे आ जाएगा। ओ से क्यू, यहाँ पे देखो ये इस तरह से आ रहा है, ये इस तरह से आ रहा है, तो फिर से 90 डिग्री का चक्कर, समझ रहे हैं, ये 90 डिग्री का चक्कर बहुत ख़तरनाक होता है, सबको जीरो कर देता है। तो चलो ये तो ख़त्म ही हो गया है। यहाँ से हमारा बी तो यूनिफॉर्म ही है, पहले मैं मान चुके इसको बाहर कर सकते हैं। डी एल लेंथ, यहाँ से डी एल कट कर करके टोटल एल आ जाएगा और ये दोनों का कॉस जो आने वाला है जीरो तो 1 ही हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं आराम से बी इंटू एल इक्वल टू म्यू नॉट आई इनसाइड। अब इतना ही रिजल्ट नहीं है भाई, रुको आने वाला है। अब देखो यहाँ से हम लोग जानते थे कि एक टर्न के अंदर करंट कितना, सॉरी यूनिट लेंथ में कितना टर्न, यूनिट लेंथ यानी कि एक यूनिट लेंथ में टर्न होते हैं एन, यही नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है, एन टर्न होते हैं। पर टर्न्स कर दो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, घबरा जाते हो, ठीक है टर्न्स हो गया। तो कितना लेंथ है, एल लेंथ है, तो एल लेंथ में एन एल टर्न्स हो गया। अब एक टर्न में कितना करंट, जल्दी बताओ, अबे बताओ, आई होता है एक टर्न के अंदर आई करंट, और टोटल टर्न कितना एन एल, तो यहाँ से एन एल टर्न आ जाएगा, इसके अंदर एन एल आई करंट, बिल्कुल सही। कभी कभी तुम लोग समझदारी वाली बात कर देते हो, होता है। तो चलो यहाँ से बी इंटू एल बराबर जो होगा वो म्यू नॉट एन एल आई, चलो यहाँ से लिख देते हैं आई इनसाइड, काहे घबरा रहे हो, एन एल आई, भाई ये एल है मान लो। तो देखो ये एल ने एल का काम ख़त्म कर दिया, बचा क्या म्यू नॉट एन आई। हम तो यही तो कहना चाह रहे थे कि जो मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो डिपेंड करता है करंट पे और नंबर ऑफ टर्न्स पे। तो बताओ टर्न बढ़ा देंगे तब भी मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, अगर करंट बढ़ाएंगे तब भी, लेंथ बढ़ाएंगे तो कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है यहाँ पे, इसलिए कि लेंथ तो है ही नहीं। चलो लेकिन याद रखना है कि लेंथ जो है सो उसकी डायमीटर के ज़्यादा होना चाहिए, अगर ज़्यादा इधर उधर करेंगे तो फिर वो वाला फार्मूला याद है θ1 θ2 आ जाएगा, तो वहाँ पे एल और डी दोनों में हो सकता है। तो ये रहा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से, आइडियल सोलेनोइड की वजह से।
तो ये आ गया म्यू नोट एन आई। अब नेक्स्ट क्लास में टोरॉइड को लेकर के आ रहे हैं, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो। टेक केयर, बाय बाय।